दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक ताकतवर देश जब चाहे किसी कमजोर देश पर हमला कर दे। कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। डरावना लगता है ना? लेकिन रुकिए, असल में ऐसा नहीं होता। और इसके पीछे है एक अदृश्य ताकत जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 1945 दूसरे विश्व युद्ध की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और दुनिया ने कसम खाई, अब और युद्ध नहीं। उसी कसम से जन्म हुआ एक ऐसे संगठन का जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पावर माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूएन के पास खुद की कोई आर्मी नहीं होती, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े देश उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं? या फिर ये कि सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ 5 देशों के पास ऐसी पावर है जो बाकी 190 प्लस देशों को एक झटके में वीटो कर सकती है? आज के इस चैप्टर में हम खोलेंगे उन सारे राजों को कि आखिर कैसे बनी यूएन की नींव, क्यों जरूरी है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म, और भारत को परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल पा रही आज तक। तो अगर आप यूपीएससी या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मस्ट वॉच, क्योंकि स्टैटिक जीके से लेकर करंट अफेयर्स तक इस चैप्टर से हर साल पक्का सवाल आता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। क्या आपको पता है अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या एक्चुअल में? ये ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के लिए काम करती है। जिस तरह से स्कूल को संभालने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, ऐसी पूरी दुनिया को संभालने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, जो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये सिर्फ और सिर्फ वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। याद रखिएगा, सॉल्व वेरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कि जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, इनका जो मेन काम है दुनिया में शांति बनाए रखना है। ठीक है, मेंटेन करके रखना है पीस को। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वगैरह होते रहते हैं ना, ठीक है, इसको होने से रोकना। ठीक है, और इसकी कहानी भी कुछ ऐसी आती है। दुनिया का जो पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था दैट वाज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के रूप में बनाया गया था और बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय संगठन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो डिटेल आती है लीग ऑफ नेशन की, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना में यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, इनका इंपॉर्टेंट रोल था। वुडरो विल्सन का थॉट था कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसी संस्थाएं होनी चाहिए। उसके बाद इसका जो मुख्यालय था वो जिनेवा, हेडक्वार्टर जो था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। और मेन काम वही था, दुनिया में शांति बनाए रखना और वर्ल्ड वॉर होने से, अगला वर्ल्ड वॉर होने से रोकना। दूसरी तरफ अगर इसके आप फेलियर की बात करो, क्या लीग ऑफ नेशन आज है? नहीं, खत्म हो गया। खत्म हुआ क्योंकि इसने कुछ गलतियां करी थी। और गलतियां क्यों हुई? देखिएगा कि पहली बात, अमेरिका ने इसको बनाया लेकिन अमेरिका खुद इसका मेंबर नहीं बना। आज तो खैर फिर भी बहुत सारे देश है जो पावरफुल है। उस जमाने में अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं था। ठीक है, नया नया सोवियत संघ बना ही था। ठीक है, तो सोवियत संघ की वैसे भी इतनी हैसियत नहीं थी कि अमेरिका से टक्कर ले ले। तो यहां पर अमेरिका पावरफुल था और अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बना। दूसरा, लीग ऑफ नेशन के पास खुद की कोई सेना नहीं थी। खुद की कोई सेना नहीं थी कि बाई चांस अगर युद्ध भी हो गया, बचाना पड़ गया, तो इनके पास अपनी कोई सेना है ही नहीं। उसके बाद तीसरी चीज कि निर्णय लेने में बहुत स्लो था, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती थी। उसके बाद चौथी चीज कि जर्मनी, इटली और जापान, ये जैसे अग्रेसिव देश थे, इनको रोक नहीं पाया। और ये वही देश है जिन्होंने आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करवा दी थी। और उसके बाद लास्ट में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकना इसका मेन काम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से साल 1946 में इसको पूरी तरह से डिसबैंड कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ये सिंपल सा लीग ऑफ नेशन। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आता है दूसरा अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्योंकि पहला खत्म हो गया, दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीदें तो रखनी है। तो यूएनओ आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जो यूएनओ है बेटा, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। 24 अक्टूबर 1945 और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना, इंडिया इसका मेंबर बन गया। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएस में। और इसकी स्थापना बनाई गई थी सेम, दुनिया में शांति बनाए रखना, सहयोग बढ़ाना और अगला वर्ल्ड वॉर रोकना, इसलिए बनाया गया था। और उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये आज तक क्या कर रहा है, सेम विश्व शांति के लिए काम कर रहा है, ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहा है। उसके बाद राष्ट्रों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बनाता है मीटिंग्स के थ्रू।
उसके साथ साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान और सहयोग को बढ़ाने पे जोर देता है, रिलेशन बिल्ड करने पे, कॉपरेशन पे एम्फसाइज करता है और लास्ट में देशों के बीच वैश्विक सहयोग बढ़ाता है। याद रखिएगा, आपसे चाहे इसके उद्देश्य पूछे, आपसे चाहे इसके कार्य पूछे, ठीक है, दोनों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो यूएनओ के कुछ अंग है। ध्यान से सुनिएगा कि यूएनओ के कुछ अंग है। दिक्कत यही होती है, आप यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सबको यूएनओ का अंग मान लेते हो, जबकि ऐसा नहीं है। यूएनओ के सिर्फ 6 अंग हैं, ठीक है, बाकी सब उसकी एजेंसियां हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद दूसरा आता है महासभा, जनरल असेंबली। उसके बाद तीसरा आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फोर्थ रहता है आपका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। फिफ्थ रहता है आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल। और लास्ट रहता है आपका न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। याद रखिएगा, सिर्फ यही 6 अंग हैं, इसके अलावा सारी क्या मानी जाती हैं, एजेंसियां। ठीक है, और यही 6 हैं जो शुरुआत से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। अब इन्हीं के बारे में अगर हम डिटेल वाइज देखें, तो यूएनओ के अंगों में पहला नाम आता है हमारे पास सुरक्षा परिषद का। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 स्थायी देश है, और स्थायी देश होने का मतलब इनके पास है वीटो पावर। वीटो एक तरीके का स्पेशल पावर होता है कि जहां पर सिर्फ आपकी सुनी जाएगी। दुनिया में सारे देश कुछ भी बोले, आपने जो बोल दिया वो मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये 5 देश कौन से हैं? यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया। ये इन 5 देशों के पास वीटो है। ठीक है, और उसके बाद टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। 5 तो होगा स्थायी जो हमेशा रहेंगे, और 10 जो होते हैं वो होते हैं अस्थायी। ये महासभा द्वारा चुने जाते हैं और ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 साल काम करते हैं। और याद रखना कि वीटो की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार इस्तेमाल की जा सकती है, कितने भी मुद्दों पर इस्तेमाल की जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसके काम की बात करें, तो ये दुनिया के सभी देशों के बीच में विवादों का समाधान करने की कोशिश करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करता है। उसके अलावा अगर कोई देश ऐसा है जो दुनिया की शांति भंग कर रहा है, ठीक है, पीस को खराब कर रहा है, तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है कि जैसे कोई व्यापार के नाम पर गलत कर रहा है, ठग रहा है, दूसरे को घटिया क्वालिटी दे रहा है, तो इस परिस्थिति में सैंक्शंस लगा सकता है। और लास्ट में अंतरराष्ट्रीय संकटों के समय यूएनओ का सबसे बड़ा वफादार बनकर सामने आता है। दुनिया में कभी भी यूएनओ को कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, पैसा, तकनीक, सेना, यही देगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक चीज देखिएगा बेटा, यहां से सबके मेंबर, सबके मुख्यालय, ये बहुत जरूरी है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली जिसे आप कहते हैं। इसका देखिए, सबसे पहली चीज, ये दुनिया में यूएनओ का सबसे बड़ा प्रतिनिधि अंग है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ। आप देखिए, महासभा का जो सदस्य बन गया वो यूएनओ का मेंबर मान लिया जाता है। आज की डेट में यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं, 193 देश हैं। लास्ट जो ऐड हुआ था वो 2013 में साउथ सुडान ऐड हुआ था। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष में एक बार मीटिंग होती है इसकी, एक अधिवेशन होता है, एक सेशन होता है, और हर देश से एक प्रतिनिधि आता है, चाहे पीएम आ जाए, चाहे प्रेसिडेंट आ जाए, चाहे कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का आ जाए, कोई भी आए, एक प्रतिनिधि को आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ये साधारण बहुमत से ले लिए जाते हैं, यानी कि 51% देशों की हाँ या ना पे सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं। सिंपल है ये। और उसके बाद ये क्या करता है, ये भी सेम शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। यूएनओ का जो बजट बनता है उसको एक्सेप्ट करता है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव करता है। अभी बताया था टेम्परेरी मेंबर कहां जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल। यहां से 10 देश चुने जाते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में भेजे जाएंगे। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद इसका सदस्य को चुनाव करता है, और नए सदस्य, कोई भी अगर नया देश यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए भी यही रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश यही करता है। सिंपल सा है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अगला आता है हमारे लिए सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। देखिए, सचिवालय या सेक्रेटेरिएट, यहां पर देशों की बात नहीं होती, ये कर्मचारियों वाला समूह। ठीक है, यहां पर जितने भी रहेंगे सारे के सारे कर्मचारी रहेंगे, सारे के सारे एम्प्लॉयज रहेंगे। ये प्रशासनिक अंग है, रिपोर्ट बनाना, जानकारी इकट्ठी करना, जानकारी बांटना, सब कुछ करना यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद इसका एक महासचिव होता है। अब याद रखना, जो व्यक्ति सचिवालय का महासचिव बन गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया, वही यूएनओ का भी जनरल सेक्रेटरी मान लिया जाता है, और इस वक्त वाले का नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और उसके बाद ये अलग अलग देशों के योग्य और अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
ठीक है, अगर आपके देश में या दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा लगता है जो यूएनओ के लिए बेटर तरीके से काम कर सकता है, तो उसे लाकर यहाँ पर नियुक्त कर लिया था पॉइंट। अगेन इसका भी मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में। और इसका काम बेसिकली स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये किसी के एक देश के फायदे के लिए काम नहीं करता। उसके बाद इसके मेन काम क्या है? सभी कार्यों में सहयोग करना, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन लाके। उसके बाद जितनी भी बैठक होनी है, जितने भी सम्मेलन होने हैं, जितनी मीटिंग, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होनी है, उन सबको आयोजित करना, उन सबको करना। उसके बाद तीसरा कि अलग अलग जानकारी को इकट्ठा करके रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट बनती है, इस रिपोर्ट को उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास यही भेजता है, ठीक है। रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके पास भी यही सचिवालय भेजेगा। उसके बाद अलग अलग मुद्दों पे सजेशन देना, सुझाव देना, और लास्ट में शांति स्थापना को बनाए रखना, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, शांति स्थापना सब में डाल दो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें, अगला हिस्सा आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बेसिकली ये एक न्यायिक अंग है, ये एक जुडिशियल ऑर्गन है, नाम से क्लियर है, न्यायालय है, न्याय करने का काम करता है। इसका जो ये इसकी जो लोकेशन है, ये हैग नीदरलैंड्स में है। उसके साथ साथ इसमें 15 जज होते हैं, अलग अलग देशों से 15 जज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, इन 15 जजों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलके करते हैं, ठीक है। और हर जज जो होता है बेसिकली 9 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। हर 3 साल के बाद 5 जज जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। हर 3 साल पे 5 जज चेंज कर दिए जाते हैं, 9 साल पे 15 के 15 चेंज। उसके साथ ये भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करता है। कोर्ट है यार, निष्पक्ष ही काम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो काम है वो क्या क्या होते हैं, जैसे अलग अलग देशों के बीच में जो भी विवाद है, अलग अलग देशों में, चाहे बॉर्डर्स को लेकर हो गया, चाहे नदी के बंटवारे को लेकर हो गया, अलग अलग देशों का जो विवाद है वो सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद दुनिया में यूएनओ को जो भी लीगल एडवाइजरी देनी है वो काम करेगा। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कानूनों को डिफाइन करेगा कि कल को अगर ये हो जाए ना कि अंटार्कटिका में कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इस तरह के कानून जो है वो यही बनाता है। उसके बाद अलग अलग समझौते तैयार करता है कि वेपन कौन कितने किस तरह के रख सकता है। और लास्ट में अगेन दुनिया में शांति बनाना और न्याय को बढ़ावा देना, यही इसका काम है। याद रखिएगा, जिस तरीके का नाम है उसी तरह के सारे काम है। उसके बाद आगे बात करें, इसमें आता है हमारा आर्थिक सामाजिक परिषद, ठीक है। आर्थिक सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं? 54। और इसके जो 54 सदस्य देश चुने जाते हैं, इनको कौन चुनता है? महासभा। और हर मेंबर कितने साल के लिए आता है? 3 साल के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये अलग अलग मुद्दों पे काम करता है, जैसे आर्थिक सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, दुनिया में जो देश परेशान है, इकोनॉमिकल सोशल प्रॉब्लम से ठीक करेगा उनको। उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन राइट्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकार, इनको और बेहतर करना। साथ साथ में अलग अलग एजेंसियों की समन्वय या स्थापना करना। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। दुनिया में सभी देशों का जो सहयोग है उसको लगातार बढ़ाना, ये चीज रहती है। और याद रखेंगे, साल में 2 बार मीटिंग करता है। कितनी बार मीटिंग करता है? 2 बार। एक बार अप्रैल में और एक बार जुलाई में, ठीक है। साल में 2 बार इसकी मीटिंगें होती है, ठीक है। दोनों बार समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा, बाकी साल काम किया जाएगा, फिर अगले साल दोबारा मीटिंग, दोबारा समस्याओं पे ध्यान, तो ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास, लास्ट रहता है न्यास परिषद। देखिए, न्यास परिषद एक बहुत अच्छा, ठीक है, एक होता है एक योर्स फेथफुली, आपका भरोसेमंद, ये एक ऐसा ऑर्गन है यूएनओ का। पहली बात, ये न्यास क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसा कोई भी एरिया जहां की गवर्नेंस, जहां का प्रशासन खराब हो गया है, और जिस एरिया का प्रशासन या गवर्नेंस खराब हो जाएगी, उस एरिया को संभालेगा कौन? न्यास परिषद, ठीक है। और ऐसा ज्यादातर याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुल 11 देश ऐसे थे जहां पर शासन व्यवस्था खत्म हो गई थी, कोई संभालने वाला नहीं था। तो उन 11 देशों को संभालने के लिए यूएनओ ने न्यास परिषद को भेजा, और इसने सबको ठीक ठाक कर दिया, सबको बना दिया। और 1994 के बाद से ये स्टैंड बाय पर है। स्टैंड बाय का मतलब ये संस्था आज भी है, लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रही। जिस दिन किसी देश की शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कोई संभालने वाला नहीं होगा, तो न्यास परिषद वापस से एक्टिव होकर जाकर संभालेगा, ठीक है। तो अभी भी याद रखिएगा, ये करता क्या है? प्रशासन की निगरानी करता है, सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है,
स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और लास्ट में अलग अलग एरियाज की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं वो प्रस्तुत करता है, और दैट्स इट। ठीक है, ये चीजें, ये 6 अंग हैं यूएनओ के। इन 6 के अलावा कोई अंग नहीं है, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एजेंसी, अलग अलग रीजनल ग्रुप्स वो माने जाते हैं। ये ही 6 अंग हैं, इसके अलावा कुछ भी अंग नहीं है। उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की भूमिका। अब एक चीज समझिए कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका जब से पावरफुल बना है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन के विघटन होने के बाद जब से अमेरिका पावरफुल है, उसी दुनिया को हम क्या बोल रहे हैं, एक ध्रुवीय विश्व। तो क्या अमेरिका के पावरफुल रहते हुए यूएनओ क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं, उस पर ध्यान दीजिए। आप ये चीज समझिएगा कि यूएनओ कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली बात, यूएनओ के बजट में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है वो किसका है, अमेरिका। अमेरिका पैसा दे रहा है यूएनओ, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा कि इसके जितने भी मुख्यालय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जमीनें हैं, वो सब ये अमेरिका की यूज कर रहा है। तो एक तरीके से ये अमेरिका इसका मकान मालिक है, और आप अपने मकान मालिक से लड़ोगे, लात मार के भगा देगा। ऐसी अमेरिका भगा देगा, पैसा रोक लेगा, लात मार के भगा देगा, जाओ कर लो क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद यूएनओ में ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो मैक्सिमम लोग अमेरिका के हैं। ठीक है, कर्मचारी भी हटा दिए जाएंगे। उसके बाद यूएनओ में जो अमेरिका है, इसके पास है वीटो पावर। अगर यूएनओ मन बना लेना कि मुझे अमेरिका के खिलाफ काम करना है, फिर भी नहीं कर सकता। काम करने के लिए डिसीजन होगा, वेटिंग की जाएगी, और उस वोटिंग के बाद क्या होगा, अमेरिका वीटो लगा देगा। तो आप क्या कर लोगे, अमेरिका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके साथ साथ अमेरिका अपनी सेना और आर्थिक शक्ति के दम पर यूएनओ को कंट्रोल करता है। अगर कल को यूएनओ को किसी की सेना की जरूरत पड़ती है ना, अचानक सैनिक चाहिए लाओ, तो अमेरिका देता है। पूरे साल में अगर पैसा खत्म हो गया, पैसा चाहिए लाओ, तो अमेरिका देता है। तो एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ कुछ खास काम नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही कर सकता। उसके बाद आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। देखिए, दुनिया को इतना तो समझ में आ गया कि अमेरिका के रहते ये कुछ नहीं कर सकता, यानी कि दुनिया का यूएनओ पर से भरोसा उठ गया। तो यूएनओ ने ऐसा क्या काम करा कि वापस से दुनिया उस पर भरोसा कर रही है? देखिए, पहली चीज कि इसने शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करी, पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया। पीस बिल्डिंग कमीशन का काम क्या था कि अगर कहीं पर एक छोटा सा भी डिस्प्यूट होगा, छोटा सा भी विवाद होगा, तो इस छोटे से विवाद को, इस छोटे से डिस्प्यूट को तुरंत के तुरंत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये बनाया था यूएनओ ने, भले ये काम नहीं कर रहा ठीक से, लेकिन बनाया। उसके बाद दूसरा काम क्या करा कि नागरिकों को संरक्षण की बात कर दी कि दुनिया के सभी नागरिकों को हम बचाएंगे। आप कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का विरोध कर दिया। आतंकवाद का विरोध याद रखिएगा, आतंकवाद एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान, ठीक है, और इसीलिए आतंकवाद का विरोध करते यूएनओ बिल्कुल हीरो बन गया सबकी नजर में कि यार यूएनओ कुछ अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सभी नागरिकों की सहायता के लिए इसने क्या बना दी, मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दी। और कब बनाई ये, 19 जून 2006 में। जो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, बेसिकली होते क्या है, ह्यूमन राइट्स आपको बेसिक फैसिलिटीज के रूप में मिलते हैं, और इसने गारंटी ली कि आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। और लास्ट में यूएनओ ने सभी देशों के लिए एक लोकतांत्रिक कोष बना दिया, एक डेमोक्रेटिक फंड बना दिया कि आप लोग जितना पैसा चाहो उतना ही हमें दीजिएगा, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, जितनी आपकी श्रद्धा उतना पैसा दीजिएगा। इन सब के बाद यूएनओ सबकी नजर में अच्छा बन गया, और एकदम टॉप पॉइंट क्या था कि 1997 में इसी यूएनओ ने दुनिया को वीटो प्राप्त करने की उम्मीद दे दी। कैसे? इसने कुछ शर्तें बता दी थी कि आप इन शर्तों को पूरा कर दो, शायद आपको वीटो मिल जाए। तो दुनिया का भरोसा वापस किस पे आ गया, यूएनओ पर, कि यूएनओ इतना बुरा नहीं है। उसके बाद आगे यूएनओ में आज की डेट में क्या क्या सुधार होने चाहिए। देखिए, पहली चीज पेपर में ये पूछेगा आपके अनुसार क्या सुधार होने चाहिए, जबकि घुमावटी बात है वो। अब उसके बाद देखिए, हम ये कहते हैं कि यूएनओ आज की डेट में सुधार के लिए क्यों जरूरी है। आप ये बताओगे, पहले डायरेक्ट कमियों पे नहीं टूट पड़ोगे, आपको बताना पड़ेगा यूएनओ एक बेहतरीन संस्था है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को अच्छे से कंट्रोल करके बैठा, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही। अच्छा है, लेकिन आज के हिसाब से कुछ कुछ सुधार जरूरी है। कुछ कुछ सुधार कौन कौन से? देखिए, पहली चीज कि जो आज की सुरक्षा परिषद है, ये वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। कुल मिलाकर यूएनओ आज रियल मुद्दों पर ध्यान नहीं देता, ठीक है। और दूसरी तरफ यहां पर जितने भी फैसले लिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, इन सब के ऊपर पश्चिमी देशों की झलक मिलती है। यानी कि सिर्फ पश्चिमी देशों को फायदा होता है, सिर्फ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं और डिसीजन नहीं लिए जाते, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, पहला रियल मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, दूसरा जो डिसीजन आ रहे हैं उन डिसीजन पर सिर्फ पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज को फायदा मिल रहा है। उसके बाद
वीटो पावर वाले जो देश हैं इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तीसरी चीज ये हो गई। अब उसके बाद संख्या बढ़ेगी तो नए देश कहां से आने चाहिए, एशिया और अफ्रीका से, एशिया और अफ्रीका, ये चार चीजें हो गई। पहला, यूएनओ रियल मुद्दों पे बात नहीं कर रहा। दूसरा, जो डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर सिर्फ पश्चिमी यानी विकसित देशों की झलक है। तीसरा, सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए वीटो की। और चौथा, जो वीटो की संख्या बढ़ेगी वो नई वीटो किसको मिलनी चाहिए, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ आप ये समझिएगा कि जो वीटो मेंबर है वो भी ये कहते हैं कि चलो हम आपकी सारी बात मान रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने वीटो ले ली तो हमारे बराबर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जितना पैसा अमेरिका यूएनओ को दे रहा है इतना ही बाकियों को भी देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कोई बराबरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद और सुधार क्या होते हैं इसमें कि यूएनओ को अपने कार्य करने का जो तरीका है वो चेंज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक वीटो की वजह से पूरी दुनिया की बात काट दी जाती है। समझिएगा, यूएनओ में टोटल 193 मेंबर्स है। ठीक है, अब 193 में से किसी पे कह दिया कि 192 देश कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक वीटो वाला देश कह रहा है कि भाई साहब ये काम नहीं होना चाहिए। तो तरीके से किसकी बात माननी चाहिए, इनकी, लेकिन यूएनओ मानेगा वीटो वाले की। ठीक है, उसके बाद वर्तमान जो स्थायी सदस्य हैं बजट में इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, इक्वल कंट्रीब्यूशन सब नहीं कर सकते। और उसके बाद जो यूएनओ के डिसीजंस हैं या फिर यूएनओ के जो टॉपिक्स है जिन पे यूएनओ काम करता है उसको विस्तार करने की जरूरत है। नई नई समस्याएं दुनिया में आ गई हैं, उन नई समस्याओं पे भी विचार करने का वक्त आ गया। क्लियर है इतना? तो ये रहते हैं सुधार, और सुधार ये वाले याद रखिएगा बेटा, 6 नंबर में आसानी से टकराता है, बिल्कुल बड़े प्यार से 6 नंबर में। उसके बाद आगे स्थायी सदस्य बनने की शर्तें। देखिए, स्थायी सदस्य का फायदा क्या है, पहली बात, अगर आप स्थायी सदस्य बनते हो तो आपको मिलेगी वीटो पावर। वीटो का मतलब है आपका विशेष अधिकार, कि आप भी किसी बात पे कह दोगे ये काम नहीं होना चाहिए तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अब ये सब हुआ कब, देखिए 1997 में यूएनओ का हेड था कोफी अन्नान। ठीक है, कौन था, कोफी अन्नान, यूएनओ के हेड। और इन्होंने कुछ शर्तें बताई थी कि ये शर्तें पूरी कर दो तो शायद आपको वीटो मिल जाए, शायद। और एक 1 मार्कर का क्वेश्चन बता दूं, कोफी अन्नान इकलौता ऐसा जनरल सेक्रेटरी है यूएनओ का जिसने नोबेल प्राइज जीता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, अगर आपको वीटो चाहिए तो एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, इकोनॉमिक पावर, आप बहुत हो, पैसा हो आपके पास। दूसरा, एक बड़ी जनसंख्या आपके पास होनी चाहिए, बड़ा भूक्षेत्र, जोग्राफिकल एरिया, एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ यूएनओ के बजट में योगदान होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए आपके देश में, और कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये शर्तें पूरी कर दोगे आप आसानी से वीटो मेंबर के जो दावेदार बन जाओगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत, इसमें डेटा मेंशन नहीं, यानी कि अगर बड़ी जनसंख्या तो कितनी, 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये क्लियर नहीं किया गया। दूसरा, बड़ा भूक्षेत्र यानी कितने किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, ये भी क्लियर नहीं किया गया। तीसरा, सेना शक्ति बड़ी होनी चाहिए, कितने सैनिक होने चाहिए भाई, यही दिक्कत है। ये सिर्फ लोगों को, दुनिया के देशों को बहलाने फुसलाने के लिए बताया गया था, क्योंकि आप इन शर्तों को पूरा कर दो। लेकिन क्या इसमें डेटा मेंशन है, नहीं, तो आप कैसे कहोगे शर्त पूरी हो गई। इसीलिए शर्तें सिर्फ मन रखने के लिए, इनको पूरा करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वीटो मेंबर बनोगे। उसके बाद अगला, अब यहां से एक चीज समझिएगा, यूएनओ के या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ना कुछ एजेंसियां हैं, उन पे बात करते हैं। जैसे कि यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है ये 1946 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। एग्जाम्स में स्थापना और हेडक्वार्टर पक्का पूछे जाते हैं। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, बच्चों की भलाई के लिए काम करता है, शिक्षा के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और कभी कभी इमरजेंसी फंड्स भी देता है। अगर किसी देश में कोई आपदा आ गई, ठीक है, कोई परेशानी आ गई, तो उसके लिए इमरजेंसी में जो पैसा वगैरह चाहिए हुआ हेल्प, वो यूनिसेफ देता है। उसके बाद दूसरी तरफ आता है यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस, फ्रांस में है। अब एक चीज समझिएगा, जिस तरह का नाम है वही काम है। ठीक है, जैसे ई से एजुकेशन है तो ये एजुकेशन को प्रमोट करता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है। उसके बाद एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, तो ये साइंस और कल्चर इन दोनों को बढ़ावा देता है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूनिक यूनिक जगहों को बचाना और उसको ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस करना, ये काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा यूनिसेफ कब बना,
1946। यूनेस्को कब बना? 1945। एक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, एक का फ्रांस पेरिस। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आती हैं थोड़ी सी फाइनेंशियल एजेंसीज, वित्तीय संस्थाएं, लाइक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो बना था ये 1944। अब दोनों की स्थापना याद रखिएगा, दोनों ही 1944 में बने हैं और दोनों का मुख्यालय भी क्या है? सेम है, वॉशिंगटन डीसी। सबसे आसान यही है। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, वित्तीय सहायता देता है। अगर आपको पैसों की जरूरत होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो ये आपको देगा। उसके बाद ये पोवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाता है, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए काम करता है, यानी कि ऐसा विकास जिससे आज भी फायदा हो और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बच जाए। उसके बाद जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बेसिकली ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए काम करता है। ठीक है, वैश्विक स्थिरता का मतलब क्या है कि दुनिया में जो फ्लो चल रहा है व्यापार का, पैसे का, ये सारी चीजें आसानी से चलती रहे। ग्लोबल इकोनॉमी को संभालने वाला अगर कोई काम करता है तो वो है आईएमएफ। और उसके साथ साथ अगर करेंसियों का याद रखिएगा, मुद्रा जितनी भी चल रही हैं, दुनिया की जो अलग अलग करेंसी हैं, ये सब चलती रहें तरीके से। ठीक है, तो ये भी कौन इंश्योर करता है? आईएमएफ। अदरवाइज आप ये समझिए कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए, नहीं होना। ठीक है, वो चाहता है लेकिन हो नहीं पा रही क्योंकि आईएमएफ बीच में बैठा है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, भुगतान संतुलन में सहायता करता है। देखो, दुनिया में आप जितना भी व्यापार देखते हैं ना, दो देशों के बीच में हो रहा है, उसकी पेमेंट के लिए 1 साल मिलता है। अगर कोई देश पेमेंट क्लियर नहीं कर पा रहा है तो आईएमएफ उसको लोन देता है कि जा भाई पेमेंट अपनी क्लियर कर ले। और उसके बाद दुनिया में आर्थिक विकास का काम, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और याद रखना, आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जो आपको एडवाइजरी का भी काम करती है, आपको परामर्श भी देती है। परामर्श का मतलब है बेटा सलाह। ठीक है, और ये तकनीकी और वित्तीय, यानी कि टेक्निकल और फाइनेंशियल, दोनों तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे आता है हमारे पास ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए, मानव अधिकारों की जब भी बात आती है, मानव अधिकारों का सीधा सा मतलब है कि ऐसे अधिकार जो आपको सुविधाओं के रूप में दिए जाते हैं, और जो सुविधाओं के रूप में आपको मिल रहे हैं उनकी देखरेख के लिए 2 संस्थाएं हैं। पहला आता है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, इसकी स्थापना 1978 में हुई और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। उसके बाद ये मानव अधिकारों पर निगरानी रखता है। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया भर में मानव अधिकारों की स्थिति क्या है उस पर निगरानी रखेगा, जांच करेगा और रिपोर्ट करता रहेगा, बताता रहेगा सबको। दूसरा, वकालत और जागरूकता, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, कि ये दुनिया भर में मानव अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है कि आपके लिए मानव अधिकार जरूरी है, इस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसका किसी एक पार्टी से लेना देना नहीं है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बनाया गया था, इसका मुख्यालय लंदन में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, और ये मानव अधिकारों के संरक्षण करता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर इसे पता लग गया कहीं पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये पहुंच जाएगा डायरेक्टली बचाने। उसके बाद ये अभियान भी चलाता है, ठीक है, कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में सभी प्रकार से मानव अधिकार मिलते रहे, उनके लिए ऑपरेशन चलाता है। और लास्ट में स्वतंत्र और गैर राजनीतिक इसको माना जाता है, इंडिपेंडेंट एंड नॉन पॉलिटिकल माना जाता है, कि यहाँ पर किसी एक विचारधारा की बात नहीं है, ना ही पूंजीवाद ना ही समाज। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो। थैंक यू।